हेलो किड्स, देखिए आज से हम अपना साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल्दो वी हैव कंप्लीटेड द मोशन चैप्टर जो कि फिजिक्स का पहला है, लेकिन आज हम करें केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो अच्छे से समझिएगा। देखिए भाई, जो चैप्टर है उसके बारे में आपको कुछ पुरानी बातें बता दूं। क्या था कि पहले ऐसा बिलीव किया जाता था कि जो मैटर है, एक्चुअली ऐसा है ही, बिलीव नहीं किया जाता, ऐसा है, रियली ऐसा है कि जो कोई भी मैटर है वो 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। ये 5 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं किसी भी बॉडी के अंदर। ठीक है। तो बहुत टाइम पहले हमारे यहाँ एक केमिस्ट हुए, बेसिकली वो एक ऋषि थे, उनका नाम था महर्षि कणाद। तो उन्होंने बताया कि कोई भी जो मैटर होता है वो बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। उन्हें नाम दिया उन्हें अणु। ठीक है ना। और उन्होंने फर्दर बताया कि जो अणु होते हैं वो और भी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्होंने नाम दिया परमाणु। फिर क्या हुआ कि हमारे यहाँ की बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे रूल्स, फॉर्मूलाज सब बाहर के जो फॉरेनर्स आते हैं वो उन्हें यहाँ जो है अपने नाम से पेटेंट करवा लेते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं। ऐसे कुछ यहाँ पर भी हुआ कि बाद में जो अणु था उसे नाम दे दिया गया मॉलिक्यूल। ठीक है। और मॉलिक्यूल के बारे में बताया गया कि मॉलिक्यूल्स और भी ज़्यादा टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है और उसे नाम दिया गया एटम। ओवरऑल आप एक कंक्लूजन लेकर चलिए कि कोई भी जो मैटर है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अब उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से जो है उनका अरेंजमेंट होता है, किस तरीके से वो मोशन करते हैं, किस तरीके से उनके अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए भी, सबसे पहले वही बात जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ऑल मैटर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर जनरली सेड टू बी द एटम। ठीक है। अच्छा, और देखिए भाई, ये जो पार्टिकल्स होते हैं हम उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते। हम उन्हें अगर देखना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। आप इसे नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। ओके, दीज पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। और देखिएगा, ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, वो लगातार मोशन करते रहते हैं। ठीक है ना। और अगर आप उन्हें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दीजिए, मतलब आप उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कर दीजिए, तो आप उन्हें जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो सारे पार्टिकल्स उस एनर्जी को यूज़ करेंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ कि उस एनर्जी से वो अपनी मोशन की स्पीड को बढ़ा देंगे। ठीक है ना। वो रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे, वैसे भी मूव करते हैं, और उनकी जो मोशन की स्पीड होगी, जो उनके मोशन का जो स्टाइल होगा, वो विग्रसली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो आप एनर्जी उन्हें प्रोवाइड करेंगे उससे, मतलब आप उन्हें टेम्परेचर बढ़ाइए तो उनकी स्पीड ऑफ मोशन बढ़ जाएगी। ठीक है। चलिए, ये रहा पहला वाला पार्ट। इसके बाद बात करते हैं ब्राउनियन मोशन के बारे में। क्या हुआ, बहुत टाइम पहले एक जो है फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या किया कि पानी को थोड़ा सा हीट किया और उसमें थोड़े से छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स डाल दिए। अब उन्होंने देखा कि पोलन ग्रेन्स एक्चुअली बहुत लाइट होते हैं, तो उन्होंने देखा कि पोलन ग्रेन्स जो थे इस तरीके से जिगजैग पाथ पर मूव करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जो पोलन ग्रेन्स थे। तो उन्होंने ये बताया कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं और जिगजैग पाथ पर मूव करते हैं। जिगजैग मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, जिगजैग पाथ पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसीलिए उनको ऑनर देने के लिए इस मोशन का नाम ब्राउनियन मोशन रख दिया गया। आपको हो सकता है बुक में ना मिले, बट थोड़ा सा एक जनरल स्टडी थी। इसके बाद देखिएगा डिफ्यूजन क्या होता है। देखिए, डिफ्यूजन जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी, ये डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, ये इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स। 2 डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स हैं, ठीक है ना, कोई भी उसके पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाएं, इंटरमिक्स हो जाएं, तो आप उसे कहेंगे डिफ्यूजन। ठीक है। मतलब वो आपस में घुल मिल गए हैं, आप ये समझ लीजिए कि उसके पार्टिकल्स आपस में घुल मिल गए हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड कर दें, मतलब उसको हीट कर दें, जो भी आप मेटल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं जिन्हें आप इंटरमिक्स कर रहे हैं, आप उसको हीट कर दीजिए, तो क्या होगा कि उनकी डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप पानी में शुगर को डिज़ोल्व करना चाहते हैं, घोलना चाहते हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर, जैसे मान लीजिए पानी आपका ठंडा है तो उस केस में जो शुगर है वो पानी में अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होगी, बट आप उसे हीट कर लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि शुगर वाटर में बहुत ईजिली डिज़ोल्व हो सकती है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है, मतलब उसकी मतलब वो जल्दी उसके अंदर डिज़ोल्व होना स्टार्ट कर देता है, मिक्स होना स्टार्ट कर देता है ईजिली, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो, बाय गिविंग द हीट टू द मेटल्स। ठीक है। चलिए, और जो है इसके बाद देखते हैं हम आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो पहली बात ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है। कोई भी मैटर हो उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहा करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस।
तो सॉलिड जो होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होती है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड, वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर हम लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, विच इज़ द मैक्सिमम अमंग ऑल द स्टेट्स, है ना। बेसिकली हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ऑल्दो आप इस चैप्टर में 2 स्टेट और ज़्यादा पढ़ेंगे, बट हाल फिलहाल आप 3 स्टेट से लेके चलिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सॉलिड से ज़्यादा है और गैसेस से कम है, और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, और देखिएगा, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है तो आप गैसेस को ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना, आप आसानी से उसको दबा सकते हैं, ठीक है। जो लिक्विड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती तो है, बट गैसेस से कम होती है, सॉलिड से ज़्यादा होती है। तो आप ये कह सकते हैं द लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं, थोड़ा सा दबा सकते हैं, ठीक है। दबाने का मतलब आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आप एक सिरिंज ले लीजिए, उसमें आप उसका जो पिस्टन होता है उसे खींचिए, और जो डॉक्टर जो पुलअप करता है उस पिस्टन को खींचिए तो उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाएगी। अब आप उसके आगे अपनी फिंगर लगा लीजिए, फिर उसे दबाने की कोशिश कीजिए। तो जब उसके बीच में जब आपने कोई मैटर उसमें नहीं लिया, सिंपली उसमें खींचा तो उसके अंदर एयर फिलअप हो गई है, तो आप उसे दबाएंगे आगे फिंगर लगा के, तो आप देखेंगे कि आप उस पिस्टन को ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं नीचे तक। तो आप ये बात कह सकते हैं द गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। अच्छा, अब सपोज टू बी, अब उसमें आप कोई भी लिक्विड, सपोज टू बी वाटर, उसके अंदर फिल कर लीजिए, फिर आप फिंगर लगा के उसके आगे, फिर उसको दबाइए, नोजल पर फिंगर लगा के फिर दबाइए, तो आप देखेंगे कि जो पिस्टन है उसे आप प्रेस तो कर सकते हैं, बट उतना नहीं कर सकते जितना आप गैस के केस में कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बात कह सकते हैं द लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल। अच्छा, ये सब डिफरेंसेस याद रखने हैं आपको, ठीक है ना, जो आगे बहुत ही काम आने वाले हैं। अगर आप चैप्टर समझ लेंगे तो आप खुद से डिफरेंस लिख देंगे उनके बीच में, समझ पा रहे हैं ना। सॉलिड्स की बात करते हैं, सपोज टू बी उस पिस्टन को बाहर निकालिए, उसके अंदर आप कोई भी चीज़ लाइक टू बी आप सैंड उसके अंदर भर लीजिए, फिर आप पिस्टन को लगा के दबाइए, आप उसको बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो आप ये बात कह सकते हैं द सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, ठीक है ना। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी किसी भी मैटर के अंदर आती है वो आती है उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस की वजह से। अगर स्पेस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो हाईली कंप्रेसिबल है, स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है बट है लाइक लिक्विड, तो स्लाइटली कंप्रेसिबल है, मतलब थोड़ा सा कंप्रेसिबल। और अगर स्पेस बहुत कम है सो वी कैन नॉट कंप्रेस दैट मैटर, ठीक है। तो ये देखिए चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, गैस कैन बी कंप्रेस्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, ठीक है। आप देखिए अपना हाथ ईजिली एयर में आसानी से वेव कर सकते हैं, ठीक है ना, हिला सकते हैं एयर में, आप सॉलिड में क्यों नहीं हिला सकते? सेम रीज़न है, लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है बहुत ज़्यादा है, और सॉलिड के गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है बहुत ज़्यादा है, और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नेग्लिजिबल होती है, तो आप उसमें से अपने हाथ को पास आउट नहीं कर सकते। आप स्विमिंग पूल में आसानी से स्विम कर सकते हैं, ठीक है ना, बट आप किसी सॉलिड बॉडी में जो स्विम नहीं कर सकते, सेम रीज़न अगेन, ठीक है। तो वही बातें हैं। अच्छा, और देखिएगा अभी हम डिस्कस कर चुके हैं हाँ कि स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब ये बात आती है कि आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जब आप शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो शुगर चली कहाँ जाती है, कहाँ डिसअपीयर हो जाती है? तो एक्चुअली क्या है कि ये बात हम अभी पढ़ रहे थे कि स्पेस होती है उसके लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, वही स्पेस शुगर के पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं और इसीलिए वो हमको इनविजिबल हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैटर लिखा हुआ है पूरा, When sugar is dissolved in water, the particles of sugar disappear in water. This happens because particles of the sugar get adjusted in the spaces between the particles of water. Additionally, you will notice that there is no rise of water, है ना। अच्छा, आप शुगर को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो उसके वाटर लेवल में राइज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो जो स्पेस थी वही उन पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर ली है, ठीक है ना, इसीलिए उसमें राइज अप होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बस इतनी सी बात है, ठीक। चलिए और देखते हैं आगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर विच इज सेड टू बी द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्पेस को कहा जाता था इंटरमोलिकुलर स्पेस, और फोर्स को कहा जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स, इसीलिए उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस सबसे कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है बट गैसेस से कम होता है।
तो आप ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड्स हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड्स की कंपेरेटिवली तो वीकर है, कमज़ोर है, लेकिन गैसेस की कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। यानी जो लिक्विड है वो दोनों की मतलब आप ये बोलना चाहिए दोनों की बीच वाली प्रॉपर्टीज़ को जो है कंसिस्ट करते हैं जो लिक्विड्स होते हैं। तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से तो कम होता है बट गैसेस से ज़्यादा होता है। स्पेस की बात की थी हमने, तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस जो होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है बट गैसेस से कम होता है। शब्दों को बड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझते समय। तो बात समझ में आ गई कि सॉलिड के पार्टिकल्स का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, देयरफॉर दे आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर एंड दे डू हैव अ वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, और देखिएगा, force of attraction between particles of matter keeps the particles bonded together. The force of attraction between particles of solid greatest, between particles of liquid is moderate, मतलब दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं लिक्विड्स, एंड between particles of gas is lowest. अच्छा, और देखिए जो सेकंड वाला नोट है, because of the lowest force of attraction between the particles of gas we can move our hand through air easily. To move our hand in liquid such as water we have to apply some force, but आप solid में तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है, उसे मूव करा ही नहीं सकते। समझ में आ गई बात अच्छे से, although I have already told it to you. अच्छा, this is because of force of attraction. Third one, this is because of the force of attraction between particles of gas is almost negligible. In liquid the force of attraction is moderate, but in solids the force of attraction is greatest. इस force of attraction को क्या कहा जाता है? Intermolecular force of attraction. चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर की देखिए बेसिकली आपको बहुत अच्छे से पता है कि 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। अगर हम इनकी डिफरेंसेस की बात करें तो पुरानी जो कहानी थी सब लिख देनी है आपको। पहली प्रॉपर्टी, जो सॉलिड्स होते हैं उनके बारे में आप लिख दीजिए, सॉलिड्स द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, हैंस, चलिए आप पहले ही डालिए द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सेकेंड वाले लिक्विड्स में आप डालिएगा द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर लेस क्लोजली पैक्ड देन सॉलिड बट मोर क्लोजली पैक्ड देन गैसेस, ठीक है। और गैसेस के पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में तो स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट डालिएगा द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज़ वेरी लेस। ये डिफरेंसेस बता रहा हूँ मैं, चाहे तो नोट डाउन करते चले जाइएगा, ठीक है ना। वही पुरानी बातें जो बोली थी बस उन्हीं को वापस से, the intermolecular space between the particles of a solid is very less. अगर आप लिक्विड्स की बात करते हैं तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड इज मॉडरेट, दैट इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैसेस। और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, देयर इज अ वेरी ह्यूज इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड वाला पॉइंट था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, देयर इज़ अ वेरी हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड्स। अगर आप लिक्विड्स की बात करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मॉडरेट होता है, दैट इज़ लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस, ठीक है। और अगर आप थर्ड की बात करें यानी कि गैस की बात करें, सो द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ नेग्लिजिबल, वो ना के बराबर होता है, ठीक है। अब सॉलिड की बात करें वापस से, तो सॉलिड जो होते हैं वो नॉट कंप्रेसिबल होते हैं, द सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, वी हैव स्टडीड इट अर्लियर। जो सेकंड है लिक्विड्स, आप उसमें बोलेंगे द लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल, स्लाइटली थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं। और जो गैसेस होते हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल। अच्छा, अब आप सॉलिड्स की फिर से बात करें तो आप सॉलिड्स में बोल सकते हैं अ सॉलिड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट शेप। सॉलिड की साइज, शेप, वॉल्यूम तीनों डेफिनेट होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं, आप फिक्स भी कह सकते हैं। अ सॉलिड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड साइज एंड फिक्स्ड शेप। अगर आप लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स का क्या होता है कि वॉल्यूम तो फिक्स होता है ना, बट शेप और साइज़ फिक्स नहीं होते। किसी भी लिक्विड को आप जैसे कंटेनर में डालेंगे वो उसी की शेप को जो है ले लेगा। तो जो लिक्विड्स होते हैं उनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, बट शेप और साइज़ फिक्स नहीं होते। तो आप बोलेंगे अ लिक्विड डज हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनेट साइज, नादर डेफिनेट साइज नॉट डेफिनेट शेप। और गैसेस का तो कुछ भी फिक्स नहीं होता। अ गैस डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज नॉट अ डेफिनेट वॉल्यूम।
ठीक है ना, वो जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसका पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आप परफ्यूम को एक अपने रूम के कोने में जाकर अपने ऊपर स्प्रे कीजिए तो आप देखेंगे कि वो जो परफ्यूम की स्मेल है पूरे रूम में फैल जाएगी। वो इसी वजह से है क्योंकि बेसिकली जो परफ्यूम है वो गैस है, ठीक है। तो जो है अब वो धीमे धीमे करीब पूरे रूम का जो भी वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई कर लेगी, क्योंकि गैस का कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, ना ही फिक्स शेप होती है, ना ही फिक्स साइज़ होती है, ठीक है। अच्छा आप काइनेटिक एनर्जी के बेस पर भी कुछ कह सकते हैं। सॉलिड्स के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत कम होती है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि वो जो है बस अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं ऑलमोस्ट, ऑल्दो वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है ना, बस अपनी पोजीशन पे थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते रहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है सॉलिड के पार्टिकल्स की बहुत कम है। द काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड इज़ वेरी लेस। लिक्विड्स में द काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इज मोर देन द सॉलिड बट लेस देन द गैस। और गैस में जो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है पार्टिकल्स में दैट इज़ वेरी लार्ज इन अमाउंट, इसीलिए वो इतना विग्रसली मूव कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से पूरा का पूरा। और तीनों मैटर के डिफरेंसेस आ सकते हैं तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। आप मैंने सारे डिफरेंसेस बोले हैं, आप वीडियो को जैसे मैंने बोला तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, है ना। 3 कॉलम बना लीजिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड वाला सॉलिड में, लिक्विड वाला लिक्विड में, गैस वाला गैस में। जैसे एक स्टेटमेंट बोला है तो आपको वहाँ पर वीडियो को पॉज कर लेना है, लिख लेना है, फिर प्ले करना है, फिर वीडियो को पॉज कर लेना है, दूसरा स्टेटमेंट सुन के फिर लिख लेना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। ये मैं डिफरेंसेस बता चुका हूँ सारे के सारे, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में डिफरेंसेस बता चुका हूँ। अच्छा अब ये बात आती है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की स्टेट में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई, जैसे अगर आपके पास कोई भी सॉलिड है, सपोज टू भी आपके पास आइस है, आप आइस को टेम्परेचर प्रोवाइड कीजिए, मतलब आप आइस को हीट कीजिए तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद वो मेल्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। आप वाटर ले लीजिए, लिक्विड बेसिकली, आप उसे हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक कंडीशन ऐसी आती है जब वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब ये कहने का हम ये बात कह सकते हैं जो स्टेट्स हैं, मतलब कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों इंटरचेंजेबल हैं, आप आपस में उन्हें इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दे आर इंटर कन्वर्टेबल आप ये बात बोल सकते हैं। तो देखिए हम लोग बात जो कर रहे थे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, तो अगर हम लोग बात करते हैं सॉलिड, ठीक है, तो सॉलिड को आप अगर हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो आप मेल्टिंग की डेफिनेशन बोल सकते हैं द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू द लिक्विड इज सेड टू बी मेल्टिंग। किसी भी सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग कहलाता है। आप इसे फ्यूजन भी कहते हैं, FUSION, फ्यूजन। तो फ्यूजन और मेल्टिंग दोनों का मतलब एक ही है। द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू द लिक्विड इज सेड टू बी द मेल्टिंग। अच्छा अब एक और चीज़ आती है मेल्टिंग पॉइंट, तो आप ये कह सकते हैं उसके अंदर द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच मेल्टिंग टेक्स प्लेस, मतलब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर मेल्टिंग होती है हम उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग की डेफिनेशन इजी सी है, द चेंजिंग ऑफ अ solid into the liquid is said to be the melting and the fixed temperature at which melting takes place is said to be the melting point simply। अब आप देखिए जैसे बॉइलिंग की डेफिनेशन बनाना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू द गैस said to be the boiling, the changing of a liquid into gas is said to be the boiling and the fixed temperature at which the boiling takes place is said to be the boiling point। अच्छा एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि जो बॉइलिंग होती है उसका दूसरा नाम वेपराइजेशन भी होता है, ठीक है ना। इन नोट्स को टाइप करने में थोड़ा सा इशू हो गया है कि वेपराइजेशन मैंने दूसरी जगह पे लिख दिया है, बट बॉइलिंग और वेपराइजेशन दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो समझ में आ गया बॉइलिंग क्या होता है कि द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू द गैस ऑन हीटिंग इज सेड टू बी द बॉइलिंग एंड द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग टेक्स प्लेस इज सेड टू बी द बॉइलिंग पॉइंट। आगे डेफिनेशंस आएंगी, डोंट बी पैनिक अबाउट दैट। चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए भाई हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या ऐसा होता है कि हीट प्रोवाइड करने पर सॉलिड लिक्विड में या फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो देखिए इसका रीज़न क्या होता है, जैसे मान लिया आपके पास सॉलिड है ना, कोई भी सॉलिड हो सकता है। आइस ही ले लेते हैं हम लोग, आइस के ज़्यादा फैमिलियर हैं। तो अगर आप आइस को हीट करते हैं तो आप उसको जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उस हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। जो आप एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं उसके पार्टिकल्स उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके वो क्या करते हैं कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं
और अपने बीच की स्पेस को बढ़ा लेते हैं। द एनर्जी विच इज गिवन बाय अस टू अ मैटर is taken in the form of kinetic energy by its particles, and that kinetic energy is used by its particles to increase the intermolecular space and to decrease the intermolecular force of attraction। ठीक है, उनके बीच की स्पेस बढ़ जाती है और जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका स्टेट चेंज हो जाता है, सॉलिड हो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड हो जाएगा गैस में। तो समझ आ गई होगी बातें अच्छे से। देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है फर्स्ट वाले टर्म में, on increasing the temperature of solids the kinetic energy of the particles increases, which overcomes the force of attraction between the particles, thereby solid melts and is converted into liquid। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन अभी हमने बता दी है। द फिक्स टेम्परेचर एट विच मेल्टिंग टेक्स प्लेस इज सेड टू बी द मेल्टिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। देखिए जो आइस होता है आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब देखिएगा अगर हम वाटर को आइस में कन्वर्ट करें तो उसे कहा जाता है फ्रीजिंग। आइस को वाटर में कन्वर्ट करना तो कहा जाएगा मेल्टिंग, और अगर आप वाटर को आइस में मतलब कि लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उसे कहते हैं कि फ्रीजिंग। आपको पता है ये बात, आप इस वर्ड से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, फ्रीजिंग। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है लिक्विड का उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सेम मैनर में हम आगे बात करेंगे, चलिए। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन जो लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग करेंगे बाद में बात कि कहाँ से आया कैसे आया। बस हाल फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, मेल्टिंग को आप फ्यूजन के नाम से भी जानते हो, मैंने पीछे बता दिया था। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के 3 स्केल्स होते हैं। मतलब आप टेम्परेचर को 3 तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन। केल्विन जो होती है वो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, डिग्री सेल्सियस हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, और जो फ़ारेनहाइट होती है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं बुखार वगैरह मेजर करने के लिए, तो वो बेसिकली फ़ारेनहाइट में मेज़र करता है। जो डिग्री सेल्सियस में है वो आप दिन का टेम्परेचर जो मेज़र करते हैं ना कि हमारे आज दिन का टेम्परेचर हमारे शहर में इतना था, तो डिग्री सेल्सियस में होता है। और केल्विन इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। अच्छा, एक और बात, डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में चेंज करना चाहते हैं तो उसमें आप 273.14, कुछ जगह पर 273.15, कुछ जगह पर 273.16, तीनों वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो आप इस जो अधिकतर जो दी हुई है 273.16 दी हुई है, इसीलिए मैंने यहाँ पर वही वैल्यू मेंशन की हुई है कि अगर आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना चाहते हैं तो उसमें 273.16 एवरेज, इसको 273 ही लेकर चलना है आपको। सिर्फ 273 मानकर चलिए कि अगर आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना चाहते हैं तो इसमें आपको 273 प्लस कर देना चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया कि आइस जो होती है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप इसे केल्विन में चेंज करना चाहते हैं तो इसमें आप 273 प्लस कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 273 केल्विन। वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 0.16 रहने दीजिए, राउंडेड ऑफ करिए इसको तो 273 केल्विन। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, चाहे आप ये कह दीजिए कि जो आइस है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन है। दोनों का मतलब सेम हुआ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी इसमें यहाँ तक मेरे ख्याल से। तो ध्यान रखना है क्या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, देन वी विल ऐड 273 इनटू इट। और अगर आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो आपको 273 माइनस करना पड़ेगा, उसका उल्टा हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा एक टर्म और आता है लेटेंट हीट। मैं समझाता हूँ लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। हिडन हीट मतलब छुपी हुई हीट। ठीक है ना। देखिए भाई, जैसे मान लीजिए कि आप कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करना चाहते हैं, कोई आपके रिलेटिव आए हैं, आप कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करके उन्हें देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप तो एक काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी उसमें डाल दीजिए और दूसरा आइस डाल दीजिए। ओबवियसली बात है आप आइस को चूज़ करेंगे क्योंकि आइस जल्दी ठंडा कर देता है। अब बातें आती है कि आइस के अंदर ऐसी स्पेशलिटी क्या होती है कि वो कोल्ड ड्रिंक को जल्दी ठंडा कर देता है। तो इसका मैं रीज़न बताता हूँ कि जब कोई भी स्टेट चेंज होती है
तो स्टेट चेंज होने की ड्यूरिंग जो मैटर होता है वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। जैसे अगर हम लोग स्टीम से वाटर में कन्वर्ट करें तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी। अगर हम आइस को वाटर में करें तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि स्टीम में बहुत ज़्यादा एनर्जी ऑलरेडी होती है और आइस में एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि व्हेनेवर द चेंज इन द स्टेट ऑफ अ मैटर टेक्स प्लेस an extra amount of heat energy is absorbed or released by the matter, that energy is said to be the latent heat। उस एनर्जी को ही हम लोग लेटेंट हीट के नाम से जाना करते हैं। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिएगा उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की वजह से ही जो आइस होती है वो कोल्ड ड्रिंक को जल्दी ठंडा कर देती है कि वो जो मेल्ट होती है तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, अब वो जो एनर्जी है कहाँ एब्जॉर्ब होती है आपको बहुत अच्छे से पता है। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो तो बढ़ जाती है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो जाता है। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि वो सारी एनर्जी उसके पार्टिकल्स यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आ गया था अच्छे से क्या होता है। तो एक बात और मैं कहना चाह रहा था कि अभी हमने डिस्कस किया कि मेल्टिंग का दूसरा वर्ड फ्यूजन भी है। तो जो आइस मेल्ट हो रही है तो मेल्ट होने की ड्यूरिंग वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है आप उसे कह सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, सेम वे में अगर आप वेपर को वाटर में कन्वर्ट करें, ठीक है ना, मतलब कि गैस को मतलब कि स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करें ठंडा करके, तो जितनी एनर्जी वो रिलीज़ करेगा उसे कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है। अच्छा, एक बात और अगर आप स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी वो अपने अंदर से रिलीज़ करेगा। अगर आप वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको उसे एनर्जी उतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि आप उसे गर्म कर रहे हैं। जब कभी स्टेट में चेंज होता है, ये बात अच्छे से समझ लीजिए, तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या तो लिबरेट होती है मतलब रिलीज होती है या फिर सप्लाई करनी पड़ती है। उसको ही हम लोग लेटेंट हीट के नाम से जाना करते हैं। ठीक है, नो कन्फ्यूजन इन इट आई थिंक। देखिए लिखा हुआ है द हिडन हीट which breaks the force of attraction between the molecules is known as the latent heat. Since the heat energy is hidden in the bulk of the matter, therefore it is said to be the latent heat। वही शब्द ऑलमोस्ट होंगे जो मैं बोल रहा हूँ, तो इसीलिए आप चाहें तो मैं जो है इनके नोट्स की डिमांड कर लीजिए, मैं इनके नोट्स भेज दूँगा आपको, तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके सारा लिख भी सकते हैं। जो आपको सही लगे आप वो करिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो समझ में आ गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग ही होता है। ठीक, देखिए फर्स्ट वाला, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज सेड टू बी द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब कोई भी 1 किलोग्राम सॉलिड जिसे आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा मेल्ट होने के लिए उसे आप कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, अभी हमने पीछे बात की थी बॉइलिंग के बारे में, तो खैर आपको बॉइलिंग याद हो चुकी है बहुत अच्छे से। बॉइलिंग क्या होता है? द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू द गैस इज सेड टू बी द बॉइलिंग एंड द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच द बॉइलिंग टेक्स प्लेस इज सेड टू बी द बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेड टू बी द बॉइलिंग पॉइंट। इसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। देखिए भाई, जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अगर आप इसे केल्विन में चेंज करना चाहें तो इसमें 273 ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा ये 100 + 273 मतलब 373 केल्विन। ये होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अच्छा, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उतना ही कंडेंसेशन पॉइंट होता है स्टीम का। मतलब ये कहने का कि अगर आप वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है बॉइलिंग। अगर आप स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करें तो उसे कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन। वापस एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ सारी चीज़ें। सॉलिड टू लिक्विड हो गया मेल्टिंग, लिक्विड टू गैस हो गया बॉइलिंग, और लिक्विड से सॉलिड हुआ फ्रीजिंग, और गैस से लिक्विड हो गया कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन को आप लिक्विफेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विफेक्शन। कंडेंसेशन और लिक्विफेक्शन दोनों का मतलब एक ही है, LIQUEFACTION। ऑल्दो ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा नोट्स में, तो आप जब इसका प्रिंट ले लेंगे तो आपको बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, अब देखिएगा जो अगला टर्म है दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर किसी भी गैस को आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करें
तो अब वो अपने अंदर से एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करेगा, हीट एनर्जी को रिलीज़ करेगा, जिसे कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, मेरे ख्याल से नो कन्फ्यूजन इन इट। चलिए डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू द गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज सेड टू बी द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। किसी भी लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट करें तो जितनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी होती है, और अगर आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो उतनी ही एनर्जी वो अपने अंदर से रिलीज़ करता है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये वापस से वही डेफिनेशन लिख गई है, डजंट मैटर, कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया था कंडेंसेशन क्या होता है, कि अगर आप गैस को ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे कंडेंसेशन या फिर लिक्विफेक्शन कहा जाता है। आपको सब कुछ मिलेगा इसके अंदर, देखिए ये लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच अ गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू अ लिक्विड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज सेड टू बी द कंडेंसेशन और लिक्विफेक्शन। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है इसमें। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इज ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अच्छा, इसके बाद और समझिए, देखिए भाई एक टर्म और होता है सब्लिमेशन। क्या है कि नेचर में कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप सॉलिड स्टेट में हैं वो, और अगर आप उन्हें हीट करें तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होते, वो सीधे गैस में चेंज हो जाते हैं। तो इस काइंड के जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें कहा जाता है सब्लिमेट्स, और इस फेनोमेनन को कहा जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेशन बोल के दिखाता हूँ। देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेज इन नेचर विच डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू द गैस एंड फ्रॉम गैस टू द सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट आर सेड टू बी द सब्लिमेट्स। उन सब्सटेंसेस को सब्लिमेट्स कहा जाता है, एंड दिस फेनोमेनन इज सेड टू बी द सब्लिमेशन, और इस फेनोमेनन को हम कहते हैं सब्लिमेशन। अच्छा, एक बात और मैं कहूँगा कि कुछ सब्लिमेट्स के मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सब्लिमेट्स के कुछ एग्जांपल आप ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड, पहला एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, सेकेंड एग्जांपल आयोडीन, थर्ड एग्जांपल ड्राई आइस। ड्राई आइस होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। तो मैंने 3 एग्जांपल बोले शायद अभी तक, एक अमोनियम क्लोराइड बोला, एक पता नहीं क्या बोला, मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं, वापस से एग्जांपल बोल रहा हूँ सारे। एक होता है अमोनियम क्लोराइड, एक होता है आयोडीन, एक होता है ड्राई आइस, एक होता है कैम्फर, एक होता है नेपथिलीन बॉल्स। नेपथिलीन बॉल्स वही होती हैं जो पब्लिक यूरिनल्स में, टॉयलेट्स में पड़ी होती हैं। कैम्फर मतलब कपूर, आप उसे अगर गर्म करेंगे तो सीधे गैस में चेंज होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। ड्राई आइस हो गया मतलब कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, उसके साथ भी सेम फेनोमेनन है। तो ये 5 एग्जांपल हैं, आप 5 नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भाई आगे हम लोग। सब्लिमेशन समझ में आ गया क्या होता है, सब्लिमेट समझ में आ गया, मैंने 5 एग्जांपल आपको सब्लिमेट्स के बता दिया है। अच्छा, फ्रीजिंग समझ में आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया। द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू द सॉलिड इज सेड टू बी द फ्रीजिंग, एंड द फिक्स टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग टेक्स प्लेस इज सेड टू बी द फ्रीजिंग पॉइंट। दैट्स इट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब कोई भी स्टेट चेंज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब कोई भी स्टेट चेंज होती है तो उसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो जाता है। जैसे आपने आइस ली, आइस को आपने हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको पता है कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर जाके वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब जैसे ही उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा, उसका टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। अब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं जब तक पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। ठीक है ना, इसका रीज़न पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना, तो आप इसका रीज़न बताएंगे कि द हीट एनर्जी विच इज़ गिवन बाय अस इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय द पार्टिकल्स ऑफ आइस, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड बाय द पार्टिकल्स टू इंक्रीज द इंटरमोलिकुलर स्पेस and to decrease the intermolecular force of attraction. So by that heat energy the temperature of the substance cannot be raised. उससे टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। ठीक है, सेम कंडीशन आती है कि जैसे मान लीजिए आप स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब या फिर किसी गैस को लिक्विड में, तो सेम कंडीशन आएगी कि जब तक वो पूरा कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, तो जैसे ही उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा उसका टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, और जब तक वो की पूरी स्टीम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी वो अपना टेम्परेचर फॉल नहीं होने देगा। सेम रीज़न है कि उस केस में जो एनर्जी रिलीज़ करता है वो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को रिलीज़ करने से उसके पार्टिकल्स के बीच की स्पेस कम होने लगती है और फोर्स बढ़ने लगता है, जिससे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब स्टेट चेंज होगी तब। ठीक है, चलिए
अच्छा, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि जो लेटेंट हीट होती है ना, वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है, बहुत अच्छे समझ में आ गया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर वेपर एट 373 केल्विन, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस, हैव मोर एनर्जी देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा ये आपको बहुत अच्छे से। चलिए इसके बाद है इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर को चेंज करने पर क्या होता है? देखिए भाई, प्रेशर को चेंज जैसे मान लीजिए आप अपने घर में जो आपके सिलेंडर्स आते हैं उसमें एलपीजी स्टोर होती है। एलपीजी मतलब कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप उसे कभी हिलाकर देखिएगा तो आपको उसमें ऐसा लगेगा पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, उसमें ऐसा फील होता है कि पानी भरा हुआ। वो लिक्विड इस तरीके से जो है उसके अंदर जो गैस भरी है इस तरीके से आवाज़ करती है कि आपको लगता है कि इसमें पानी है। एक्चुअली उसका रीज़न क्या होता है कि वो जो उसके अंदर गैस है ना वो लिक्विड है। जो गैस है उसका नाम ज़रूर गैस है बट वो लिक्विड फॉर्म में है। एक्चुअली क्या बात है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस पर मतलब किसी भी गैस पर अगर आप प्रेशर बढ़ा दीजिए और टेम्परेचर कम कर दीजिए, आप गैस को उसको सिलेंडर को टच करके देखिए, साइड से बड़ा ठंडा होता है वो, ठीक है ना। तो किसी भी गैस का अगर आप प्रेशर बढ़ा दें और टेम्परेचर कम कर दें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। किसी भी गैस का जो परफ्यूम होता है वो भी इसी तरीके से स्टोर किया जाता है। आप परफ्यूम की बोतल को छू के देखिए, बड़ी ठंडी होती है ना। परफ्यूम नहीं से ना कहना चाहिए, मुझे डिओड्रेंट कहना चाहिए, क्योंकि डिओड्रेंट जो होता है वो आप इजीली टच कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर उसकी जो बॉडी होती है वो मेटेलिक होती है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ये लिखा हुआ है गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को रिड्यूस करके और प्रेशर को बढ़ाकर आप किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस इट गेट्स कंप्रेस्ड एंड इफ द टेम्परेचर इज लोअर्ड द गैस इज लिक्विफाइड। तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसमें पूछा जा सकता है आप गैस से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया किस तरीके से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला देखिएगा, ये तो खैर भाई पुरानी वाली चीज़ है। ये जो लिखा हुआ है सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर। अगर आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, आप उसके प्रेशर को ज़रा सा भी कम कीजिए, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो CO2 है मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वो एक सब्लिमेट है। आप उसका टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाएंगे या फिर प्रेशर कम करेंगे तो सीधे गैस में कन्वर्ट होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है ना। दिस इज द रीज़न दैट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो सेड टू बी द ड्राई आइस। आप उसे ड्राई आइस भी इसी वजह से कहा करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया मेरे ख्याल से, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं एवोपरेशन के बारे में। तो देखिए हमने पीछे डिस्कस किया था बॉइलिंग और वेपराइजेशन, अब हम पढ़ रहे हैं एवोपरेशन के बारे में। यहाँ वेपराइजेशन नहीं है, ये मैं जो बात बता रहा था कि एक जगह वो थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप हो गया है, तो सिंपली एवोपरेशन बता रहा हूँ। देखिए भाई, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी गैस को अगर आप किसी भी लिक्विड को अगर आप गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसे आप बॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब कि गैस मतलब कि वेपर में कन्वर्ट कर देना, वेपर भी आप उसको कह सकते हैं। अच्छा, देखिएगा कि जो हमारे आसपास जो क्लाउड्स बनते हैं वो क्लाउड्स कैसे बनते हैं कि जो अर्थ पर जो वाटर बॉडीज़ हैं, है ना, जैसे कि नदी हैं, लेक्स हैं, ओशियंस हैं, तो वहाँ से जो वाटर है वो एवेपोरेट होता रहता है और ऊपर जाके क्लाउड्स में आपको बहुत अच्छे से पता है कि वेपर बनता है। वो वेपर जो होती हैं ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक पार्टिकल्स हैं वो उनके चारों तरफ डिपॉजिट हो जाती हैं जाकर, और वो जब कई सारे पार्टिकल्स आपस में क्लोज आ जाते हैं उससे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से क्लाउड्स बनते हैं। क्या हो रहा है कि लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, मतलब कि वेपर में, बट हमारे आसपास तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कभी पहुंचता ही नहीं है ना। अभी हम डिस्कस किया था कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, बट हमारे आसपास तो कभी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचता ही नहीं है, तो फिर वेपर बन कैसे रही है। इसका एक और फेनोमेनन है, उसे कहा जाता है एवोपरेशन। इसीलिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एवोपरेशन में और बॉइलिंग में। एवोपरेशन क्या होता है कि किसी भी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, है ना। किसी भी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना बॉइलिंग पॉइंट से नीचे एवोपरेशन कहलाता है, ठीक है। तो हमारे आसपास एवोपरेशन हो रहा है। अच्छा, एवोपरेशन जो होता है ना वो एक सरफेस फेनोमेनन है। सरफेस फेनोमेनन मतलब कि जो एवोपरेशन हुआ करता है वो सरफेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से हुआ करता है, और जो बॉइलिंग होती है वो एक बल्क फेनोमेनन है। बल्क फेनोमेनन मतलब कि बॉइलिंग के ड्यूरिंग पार्टिकल्स कहीं से भी जा सकते हैं। जैसे आप मान लें आपके पास एक छोटा सा बर्तन है, उसको आप हीट कर रहे हैं, उसको स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर को, तो उसमें वाटर को डालकर, तो उसमें जो पार्टिकल्स गैस बन रहे हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं, मतलब नीचे से भी ऊपर से भी, बट एवोपरेशन हमेशा सरफेस पे से होता है ना। एवोपरेशन जो होता है वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जो बॉइलिंग होती है वो एट बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं उनमें। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन,
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर, रिमेंबर दिस वर्ड, एट एनी टेम्परेचर इज सेड टू बी द बॉइलिंग पॉइंट, इज सेड टू बी द बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज सेड टू बी द एवेपोरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बिल्कुल भी। अच्छा, इसके बाद देखिएगा ये चीज़ और है, मैंने जो बताई थी, एवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन एंड बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन। दोनों वर्ड्स का ध्यान रखिएगा, दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा शायद आपके। इसके बाद देखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन। क्या आप एवेपोरेशन के रेट को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से कम कर सकते हैं, मतलब कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे कि एवेपोरेशन के रेट पर इफेक्ट पड़ता है, वो मैं समझाने वाला हूँ। हाँ जी, तो देखिए पहली बात कि फर्स्ट थिंग, अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो अगर आप छत पर अपने कपड़े डालते हैं, ठीक है, तो अगर आप उन्हें पास पास डाल दें, ठीक है ना, तो उससे जो है वो कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। ठीक, धूप में अगर आप कपड़े डालते हैं अपने पास पास डाल दीजिए, अगर थोड़ा सा मतलब स्प्रेड करके ना डालें तो जल्दी नहीं सूखते। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि आप एक गिलास पानी को धूप में रख दीजिए, आप रख रहे हैं दीजिए, वो कई दिनों तक गायब नहीं होगा, वो गिलास में पड़ा रहेगा, बट आप उसे फैला दीजिए छत पर, ठीक है, या कहीं भी फैला दीजिए, धूप के सामने या नॉर्मल भी आप फैला दीजिए, तो थोड़े ही टाइम के बाद वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा। तो पहली जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो एवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। एवेपोरेशन, द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द एरिया, सरफेस एरिया। पहले ही तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी बात, गर्मियों में जो कपड़े होते हैं वो बड़े जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में नहीं सूखते, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो आप ये बात कह सकते हैं कि द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेट ऑफ एवेपोरेशन भी बढ़ जाया करता है। थर्ड वन देखिएगा, रेनी सीजन में आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं बार बार कपड़ों को एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल वो देना चाहता हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं। सर्दियों के दिनों में, रेनी सीजन में कपड़े अच्छे से नहीं सूखते, ठीक है ना। क्यों नहीं सूखते, मैं इसका रीज़न बताता हूँ कि रेनी सीजन में एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होती है, जिसे हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हर एक बॉडी की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, जैसे मान लीजिए हमारी कैपेसिटी है खाना खाने की, अगर मान लीजिए मेरी कैपेसिटी 4 रोटी खाने की है, 4 चपाती खाने की है, तो मैं उससे ज़्यादा खाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम होने लगेगी या मैं खा ही नहीं पाऊंगा। सेम कंडीशन है एयर के साथ भी, एयर की भी एक कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को होल्ड करने की। अब रेनी सीजन में पहले से उसके अंदर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसकी वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो एवेपोरेशन की रेट है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर पाती जो एयर होती है। तो इसी वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी मतलब कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, उसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है। सो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवेपोरेशन। अगर आप ह्यूमिडिटी कम कर देंगे तो एवेपोरेशन बढ़ जाएगा, और अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे तो एवेपोरेशन कम हो जाएगा। अच्छा, एक और इफेक्ट पड़ता है विंड स्पीड का। जब हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, जब हवा नहीं चलती तो देर में सूखते हैं। तो विंड स्पीड से भी इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ एवेपोरेशन पर। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो एवेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि डिपेंड करते हैं, जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ एवेपोरेशन को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग एक टर्म और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे समझिएगा, एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। देखिए, जैसे अगर आप अपने हाथ पर परफ्यूम डाल लीजिए, पेट्रोल डाल लीजिए, तो आपको बड़ा ही ठंडा फील होता है ना। एक्चुअली रीज़न क्या होता है, आयोडेक्स ले लीजिए, विक्स ले लीजिए, जंडुबाम ले लीजिए, तो आपको बड़ा ठंडा फील होगा। क्यों होता है कि जैसे ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो ये ना वेपराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है ना, वेपराइज होने लगती हैं। तो वेपराइज होने के लिए हमारी बॉडी में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है ना। हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से हमारे अंदर हमें थोड़ा सा ठंडा फील होता है ना, क्योंकि जो एवेपोरेशन होता है उसकी वजह से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब एनर्जी कम हो जाएगी तो ऑब्वियस बात है ठंडा तो फील हो गई आपको। तो आप एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं, द एवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। एवेपोरेशन से हमेशा कूलिंग होती है। आपने देखा होगा कई बार अधिकतर शादियों में कि एक कूलर होता है, वो अपने साथ हमेशा कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने अंदर से रिलीज़ करता रहता है, पानी की बूंदें छिड़काव करता रहता है वो, तो उसे कहा जाता है डेजर्ट कूलर। उससे हमें ज़्यादा ठंडा फील होता है। तो अब ये बात आती है कि उससे हमें ठंडा फील होता क्यों है। एक्चुअली क्या होता है, जो उसके साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आती हैं, पानी की बूंदें आती हैं, तो हमारी बॉडी से टच होती हैं, दे कम इन द कॉन्टैक्ट ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी कॉन्टैक्ट में आने के बाद फिर वो एवेपोरेट होती हैं।
और जैसे ही वो एवेपोरेट होती हैं वो हमारी बॉडी में से एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं एंड मतलब एवेपोरेट होने पर क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सो वी कैन से दैट एवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, इसलिए हमें ठंडा फील होता है। तो आपको ये स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे से याद रखना है, दैट एवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। जब बारिश होती है तो आसपास का टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? सेम रीज़न है कि वो जो वाटर वेपर, जब वाटर ड्रॉपलेट नीचे आती हैं, अर्थ पर गिर जाती हैं आके, तो फिर जो एवेपोरेट होते हैं, तो एवेपोरेट होने के लिए वो सराउंडिंग्स में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं एंड एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं। एनर्जी कम हो जाने की वजह से आसपास का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, बिकॉज ऑफ एवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से बात? वेरी नाइस। चलिए इसके बाद क्या था, मैं आगे आपको और बताता हूँ थोड़ा सा और। इसके बाद देखिएगा जितने स्टेट्स हमने पढ़ी हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा, उसके अलावा ना 2 स्टेट्स और फाइंड आउट हो चुकी हैं। एक होती है प्लाज्मा, एक होती है बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोर्स और आइंस्टाइन दोनों ने मिलकर इस स्टेट को बनाया। बेसिकली आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, बोर्स ने उसके अकॉर्डिंगली ड्राइव किया था इसको, इसीलिए इस थ्योरी को बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। और इसके अलावा एक और स्टेट है प्लाज्मा, तो हम दोनों और पढ़ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ द सुपर एनर्जेटिक एंड द सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, मतलब वो स्टेट जहाँ पर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लेवल में होते हैं, मतलब बहुत विगरसली मूव कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर रिटेन करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। जो CFL होती है उसके अंदर भी सेम कंडीशन होती है कि उसमें ना कोई जैसे बल्ब होता है, उस बल्ब में फिलामेंट होता है ना, एक वायर होता है छोटा सा, बट जो CFL होती है उसके अंदर सिर्फ गैसेज होती हैं। और वो जो गैसेज होती हैं उनके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर कंटेन करते हैं कि वो ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड द नियॉन साइन बल्ब्स, ये कुछ इसके एग्जांपल हैं जिसके अंदर प्लाज्मा स्टेट ऑफ द मैटर प्रेजेंट है, जिसमें पार्टिकल्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और वो सुपर एक्साइटेड लेवल में होते हैं। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, प्लाज्मा बड़ा ईजी स्टेट है। उसके बाद हम बात करते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। देखिए ये मतलब बोस और आइंस्टाइन। Indian physicist Satyendranath Bose S.N. Bose made a study regarding the fifth state of matter. Based on his study, Albert Einstein predicted a fifth state of matter called the Bose-Einstein condensate. ये क्या कहता है? The Bose-Einstein condensate or BEC in short is formed by cooling a gas of extremely low density to super low temperature. क्या किया कि एक बहुत ही कोई भी गैस है, आप उसको एक नए फॉर्म में लेके जा सकते हैं अगर आप उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दीजिए और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे ले आइए। तो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो टोटली प्रॉपर्टीज़ डिफ़र हो जाएंगी गैस, उस गैस से प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगी, मतलब एक नया मैटर डेवलप हो जाएगा। इसका नाम दिया गया था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट मतलब कि वो ठंडा करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर सुपर लो टेम्परेचर जो है, इसीलिए उस लो टेम्परेचर की वजह से इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम दिया गया है। और इसी के साथ देखिए चैप्टर हो जाता है फिनिश। और यस दिस इज़ फिनिश नाउ। तो आप इसके मतलब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसके अगर आपको रिक्वायरमेंट क्या, मैं इसके प्रिंट भेज ही देता हूँ, आप प्रिंट निकाल लीजिए, चाहे लिख लीजिए। और साथ ही साथ लर्न अच्छे से कीजिए। आपकी जो बुक है साइंस की उसमें ब्लू करके कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कीजिए, लिखिए, अगर प्रॉब्लम आती है तो पूछिए, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगी। चलिए बाय बाय।